कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कल्पना चावला अपने जीवन काल में 2 बार अंतरिक्ष में गई। इस दौरान उन्होंने 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट का समय अंतरिक्ष में बिताया। लेकिन फरवरी 2003 को स्पेस से वापस लौटते समय उनके स्पेस शटल के साथ एक हादसा हो गया। इस हादसे में कल्पना चावला की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन नासा जैसी दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी के स्पेस शटल के साथ ऐसी दुर्घटना होना अपने आप में एक चौंका देने वाली घटना थी। तो क्या कल्पना चावला की मौत एक दुर्घटना ना होकर एक सोची समझी साजिश थी? आज इस वीडियो में मैं आपको कल्पना चावला की मौत की असल वजह बताऊंगा, तो बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी चावला और माता का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। उन्हें बचपन से ही एयरप्लेन की ड्राइंग बनाना और रात को अंतरिक्ष में तारों को देखना अच्छा लगता था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। 1982 में कल्पना चावला यूएसए चली गई। यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एलिंगटन से कल्पना चावला ने सन 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। 1988 में कल्पना चावला ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की। सन 1988 से कल्पना चावला ने नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया और अप्रैल 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी दे दी गई। इसके बाद कल्पना चावला ने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के लिए अप्लाई किया। मार्च 1995 में कल्पना चावला ने कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। नासा ने 1996 में चावला को स्पेस में भेजने के लिए सेलेक्ट किया। 2 मई 1997 को 6 एस्ट्रोनॉट का क्रू स्पेस के लिए रवाना हुआ, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। ये कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन था। कल्पना चावला ने 2 मई 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना चावला 15 दिन और 12 घंटे तक स्पेस में रही। इस स्पेस मिशन में कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में शामिल हुई थी। सन 2000 में कल्पना चावला को उनके दूसरे स्पेस मिशन के लिए चुना गया। इस स्पेस मिशन की लॉन्चिंग डेट 11 जनवरी 2001 निश्चित की गई थी। लेकिन स्पेस शटल के इंजन फ्लो लाइनर्स में क्रैक्स आने की वजह से और बहुत सी अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये मिशन कुल 18 बार डिले होता गया। फाइनली 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया ने कल्पना चावला और 6 अन्य क्रू मेंबर को लेकर स्पेस के लिए उड़ान भरी। लगभग 16 दिनों तक स्पेस में रहने के बाद जब कल्पना चावला अन्य क्रू मेंबर के साथ वापस पृथ्वी पर लौट रही थी तो उनका शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही एक आग का गोला बन गया और देखते ही देखते स्पेस शटल और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष यूएसए के टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे। इस हादसे में कल्पना चावला और बाकी के 6 क्रू मेंबर की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन उनकी इस दर्दनाक मौत की कहानी तो 16 जनवरी 2003 को उनके उड़ान भरने के साथ ही लिखी जा चुकी थी। इस मिशन को लॉन्च करने से पहले शटल में 2001 से 2003 तक अनेक टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण ये मिशन डिले होता गया। नासा ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करके 16 जनवरी 2003 को इसे स्पेस में लॉन्च कर दिया गया। स्पेस शटल कोलंबिया ने अपनी पहली उड़ान 12 अप्रैल 1981 को भरी थी। तब से लेकर 16 जनवरी 2003 से पहले तक यह कुल 27 उड़ानें भर चुका था। अपने पूरे जीवन काल में इस शटल ने 300 दिन 17 घंटे 40 मिनट और 22 सेकंड स्पेस में बिताए थे और शायद यही एक कारण रहा होगा कि इतने लंबे समय तक उपयोग में आने के कारण इसमें 2001 के बाद लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन नासा ने इस फैक्टर को नज़रअंदाज कर दिया और इसे 28वीं उड़ान के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस हादसे की दूसरी मुख्य वजह स्पेस शटल कोलंबिया का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम था। स्पेस शटल कोलंबिया को जब लॉन्च किया गया तो उस वक्त उसके साथ 2 बूस्टर रॉकेट और एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को कनेक्ट किया गया था। शटल के फ्यूल टैंक को थर्मल इंसुलेशन फोम से पूरी तरह से कवर किया जाता है, क्योंकि इस फ्यूल टैंक में फ्यूल को लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में रखा जाता है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रह सकती है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि फ्यूल टैंक के अंदर हीट ट्रांसफ़र को रोका जा सके। अगर बाहरी वातावरण से हीट अंदर चली जाती या आंतरिक वातावरण से हीट बाहर चली जाए तो इस स्थिति में लिक्विड फ्यूल बर्फ़ में बदल सकता है और ये बर्फ़ शटल को लिफ्ट ऑफ के दौरान बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। इसी वजह से पूरे फ्यूल टैंक को थर्मल इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है। इसके अलावा स्पेस शटल पर भी थर्मल प्रोटेक्शन यूज की जाती है।
स्पेस शटल का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम या टीपीएस वो बैरियर है जो स्पेस शटल के ऑर्बिटर को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर करते टाइम 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक हीट से बचाता है। इसके साथ ही ये थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम स्पेस शटल को अंतरिक्ष में हीट और कोल्ड दोनों से ही सुरक्षित रखता है। टीपीएस पूरे ऑर्बिटर की सतह को कवर करता है। शटल के हर एक पार्ट को पृथ्वी के वातावरण में री एंटर करते टाइम अलग अलग मात्रा में हीट सहनी पड़ती है और हीट की इसी मात्रा के आधार पर शटल का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया जाता है। स्पेस शटल के टीपीएस में 7 तरह के मटेरियल का यूज किया जाता है जो अलग अलग मात्रा में टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। इन 7 मटेरियल में से सबसे इम्पोर्टेंट रीइंफोर्स कार्बन कार्बन पैनल होता है। आरसीसी पैनल ग्रेफाइट के मैट्रिक्स या आवरण में कार्बन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। आरसीसी से बना टीपीएस 1260 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट होने पर स्पेस शटल को सुरक्षित रखता है। आरसीसी पैनल का यूज स्पेस शटल के उन हिस्सों पर किया जाता है जहां पर री एंट्री के वक्त टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। आरसीसी का यूज शटल के दोनों विंग्स के ऊपरी किनारों पर और शटल के नोज कैप पर किया जाता है। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल HRSI या हाई टेम्परेचर रीयूजेबल सरफेस इंसुलेशन टाइल्स होती हैं। ये टाइल्स स्पेस शटल को 1260 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक हीट से बचा सकती हैं। इन टाइल्स का यूज लैंडिंग गियर्स डोर्स, एक्सटर्नल टैंक और अम्बिलिकल कनेक्शन डोर पर किया जाता है। इन टाइल्स की मोटाई भी शटल के प्रत्येक पार्ट के अकॉर्डिंग और वहां पर पहुंचने वाली हीट के अकॉर्डिंग सेट की जाती है। इस तरह 5 अन्य मटेरियल का भी यूज किया जाता है और स्पेस शटल पूरी तरह से थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से कवर किया जाता है। अगर एक सिंपल वे में कहा जाए तो शटल के ऊपरी हिस्सों में व्हाइट टाइल लगाई जाती हैं जो री एंट्री के समय इस शटल को 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट से बचाती हैं और स्पेस शटल के निचले हिस्से में डार्क टाइल लगाई जाती हैं जो इसको 2200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट से प्रोटेक्ट करती हैं। 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 81.7 सेकंड के बाद एक सूटकेस के साइज का इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा स्पेस शटल के एक्सटर्नल टैंक से टूटकर अलग हो गया। यह टुकड़ा स्पेस शटल कोलंबिया के लेफ्ट विंग के रीइंफोर्स कार्बन कार्बन पैनल से जाकर टकराया। जिस टाइम ये घटना हुई उस वक्त स्पेस शटल 65,600 फीट या 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और 2.46 मैक प्रति घंटे या 740 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ये स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जब इंसुलेशन फोम का टुकड़ा शटल के लेफ्ट विंग से टकराया तो इसने वहां 6 से 10 इंच डायमीटर वाले एक होल जितनी जगह पर लगी थर्मल प्रोटेक्शन टाइल को उखाड़ दिया। साथ ही इस टक्कर की वजह से लेफ्ट विंग के आरसीसी पैनल को भी बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा। पिछले कुछ मिशनों में भी फोम के अलग होकर टकराने की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन उनमें स्पेस शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना कि स्पेस शटल कोलंबिया को हुआ था। इस टक्कर की वजह से स्पेस शटल कोलंबिया के लेफ्ट विंग के 6 से 10 इंच के डायमीटर वाली जगह का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। नासा को इस बात का पता लग चुका था कि शटल के साथ ये दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन नासा की मिशन टीम ने 7 क्रू मेंबर को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। कल्पना चावला और बाकी के क्रू मेंबर लगभग 16 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान वो पल पल की जानकारी नासा तक भेजते रहे, लेकिन नासा ने उनको कभी ये पता नहीं चलने दिया कि उनके शटल के साथ ये हादसा हो चुका है। इसके पीछे ये तर्क भी दिया जाता है कि जब इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा शटल से टकराया तब नासा की मिशन टीम के इंजीनियर्स को लगा कि ये नॉर्मल टक्कर होगी जिसका स्पेस शटल पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो सुरक्षित री एंटर कर लेगा। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला और उनकी पूरी टीम वापसी के लिए रवाना हुई। उन्हें फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर पर अमेरिकी समय अनुसार सुबह 9:16 पर लैंड करना था। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। सुबह 8 बजे कंट्रोल रूम में डी ऑर्बिट बर्न के लिए मैसेज भेजा गया। 8:10 पर स्पेस शटल के क्रू को वापस मैसेज भेजा गया कि सब कुछ नॉर्मल है, वो री एंट्री कर सकते हैं। 8:15 पर क्रू के चालक दल ने डी ऑर्बिट बर्न के लिए स्पेस शटल कोलंबिया के 2 ऑर्बिटल मैन एवरिंग सिस्टम इंजन को चालू किया। उस वक्त स्पेस शटल की स्पीड 17,500 मील प्रति घंटे या 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। स्पेस शटल कोलंबिया अपने 255वें ऑर्बिट पर था और इंजन को चालू करते ही उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हुई और वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर गया।
यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन करीब 8:44 पर जब स्पेस शटल ने पृथ्वी के आंतरिक वायुमंडल में प्रवेश किया तो उस पर घर्षण ज़्यादा लगने लगा, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक वायुमंडल में गैस से ज़्यादा डेंसिटी में पाई जाती हैं। सुबह 8:44 पर स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी से 120 किलोमीटर ऊपर था और बिल्कुल सही हालत में था। इस समय घर्षण के कारण तापमान 1370 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। इस टाइम शटल की रफ्तार 18 मैक यानी ध्वनि की गति से 18 गुना ज़्यादा थी। अगले 3 मिनट के अंदर शटल के बाएं भाग का पिछला हिस्सा, जहां से थर्मल प्रोटेक्शन टाइल उखड़ गई थी, वहां के सेंसर तापमान में लगातार बढ़ोतरी दिखा रहे थे। अगले कुछ ही मिनटों में शटल के बाएं हिस्से में लगे सभी टेम्परेचर सेंसरों ने काम करना बंद कर दिया और शटल के लेफ्ट विंग में आग लग गई, जिसके कारण शटल 57 डिग्री के कोण पर लेफ्ट साइड में झुक गया। धीरे धीरे शटल के लेफ्ट विंग की जगह एक होल हो गया और एटमॉस्फेरिक गैसें शटल के अंदर तेजी से प्रवेश करने लगी, जिसके कारण स्पेस शटल के अंदर हवा का दबाव बहुत कम हो गया और शायद उस वक्त सारे क्रू मेंबर बेहोश हो चुके होंगे, क्योंकि जब तक उन्हें यह पता चला होगा कि उनकी लेफ्ट साइड का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है, तब तक वायुमंडलीय गैसें शटल के अंदर प्रवेश कर चुकी होंगी और इस बीच उन्हें इतना टाइम भी नहीं मिला होगा कि वे स्पेस सूट के हेलमेट को भी बंद कर सकें। वायुमंडलीय गैसों के अंदर प्रवेश करने की वजह से शटल कोलंबिया का इंटरनल विंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिसके कारण स्पेस शटल अनस्टेबल हो गया और उसका कंट्रोल रूम से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। 8:54 पर कोलंबिया कैलिफोर्निया के नवादा एयर स्पेस को क्रॉस कर चुका था। इस वक्त ये शटल 22.5 मैक प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की ओर गिर रहा था। 8:54 पर शटल पृथ्वी से 69.3 किलोमीटर ऊपर था। अगले कुछ ही सेकंडों में लोगों को आसमान से एक चमकती हुई चीज नीचे आती दिखी। ये स्पेस शटल कोलंबिया ही था जो पूरी तरह से एक आग का गोला बन गया था। अगले 4 मिनट के अंदर ये शटल लगभग 18 टुकड़ों में टूट गया। 8:58 पर कोलंबिया यूएसए के टेक्सास शहर के ऊपर पहुंच चुका था। इस टाइम इसकी स्पीड 19.5 मैक प्रति घंटे थी। शटल की थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स एक एक करके उखड़ने लगी थी और पूरा शटल आग की लपटों से घिर गया था। 9 बजे शटल का क्रू मॉड्यूल, जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे, वो भी टुकड़ों में टूट गया और उसी वक्त उनके जिंदा बचने की संभावना भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अगले कुछ ही सेकंडों में स्पेस शटल कोलंबिया लगभग 2000 छोटे बड़े टुकड़ों में टूट गया था। आसमान में चारों तरफ धुआं छा चुकी थी। कल्पना चावला सहित 7 क्रू मेंबर और स्पेस शटल के टुकड़े सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में बिखर गए थे। इस घटना में कल्पना चावला और उनके सभी साथी एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। इस घटना के बाद नासा के स्पेस शटल फ्लाइट ऑपरेशन को 2 साल तक सस्पेंड कर दिया गया। आईएसएस के कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया गया और आईएसएस रीसप्लाई के लिए 29 महीनों तक पूरी तरह से रूस के रोसकोसमोस स्टेट कॉर्पोरेशन पर निर्भर हो गई। इस घटना के बाद नासा ने अपने स्पेस शटल में अनेक बदलाव किए और एक ऑन ऑर्बिट इंस्पेक्शन सिस्टम भी तैयार किया। इस सिस्टम की मदद से यह पता लग जाता है कि लॉन्चिंग के टाइम स्पेस शटल की थर्मल प्रोटेक्शन शील्ड को कितना नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही नासा अब एक रेस्क्यू मिशन भी तैयार रखने लगा, जिससे कि अगर भविष्य में ऐसे कोई डैमेज का पता चलता है तो रेस्क्यू मिशन की हेल्प से एस्ट्रोनॉट की सेफली री एंट्री करवाई जा सके। लेकिन अगर नासा ने उस वक्त थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई होती तो शायद भारत की वो महान बेटी कल्पना चावला आज हमारे बीच में ही होती।